जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस डिस्कशन में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम जो अभी कल हुआ है उसके जीएस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो जीएस का पेपर हुआ है वो हमने कल एक क्लास में बताया था कि ये मॉडरेट टू टफ पेपर है और इसी का सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज हम करते हैं आज। दूसरी बात यह है कि जो पेपर है पहले तो सेट आया करता था, ABCD एक सीरीज होती थी और अलग अलग सेट जिसके पास जो सेट होता था उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता था। लेकिन अब हर एक का अलग अलग पेपर है और अलग अलग उसमें ऑप्शन भी हैं, तो इसलिए हमको पूरी पेपर का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हम बस बिना किसी विलम्ब के डायरेक्टली इसी पे टॉपिक्स पे आते हैं। एक अनाउंसमेंट ये भी है कि इससे पहले जो है हमने कुछ अभी क्लास लेक्चर बनाए थे जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, वो इंग्लिश मीडियम के थे। अब इसके बाद हमारी हमारी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो मेंस पेपर 5th और पेपर 6 से रिलेटेड होंगी और वो बाईलिंगुअल होंगी। तो यूपी स्पेशल का जो मेंस में पेपर है 5वां और 6ठा, उस पेपर की बाईलिंगुअल क्लासेस हमारी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। आप सबसे अनुरोध है कि जल्द ही उसको ज्वाइन कर लें और हमारे जो ये कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव हो वो दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, तो हम बातें करते हैं कि हमें जो सेट मिला है उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिजर्ट और सेमी डिजर्ट। ऑस्ट्रेलिया का जो हमें एक तरफ से चलते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वो डिजर्ट है और या सेमी डिजर्ट है। तो ये असर्शन सही है, इसका असर्शन क्या है, इसका सही है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लेते हैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा डिजर्ट है कंप्लीटली। इधर इतना सारा का सारा ये डिजर्ट ही, ये डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। और इधर जो नॉर्थ वाले पार्ट हैं जितने भी, इन सब में इसमें क्या है, कुछ ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट्स हैं, जैसे मानसून क्लाइमेट्स हुए आपका। ये जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऊपर टिप्स में कहीं मिल जाएगा। उसके बाद वाला जो बेल्ट है ये सारा का सारा ये सवाना वाला है। ये आपका डाउन जो ग्रासलैंड होता है, जैसे प्रेरी ग्रासलैंड है उसी तरह से ये टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको डाउन कहते हैं। इस साइड में थोड़ा सा हिस्सा इनका जो है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, इस साइड में इनका हिस्सा जो है ये भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक आइलैंड है वो आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, ये ब्रिटिश टाइप है। तो सारे क्लाइमेटिक कंडीशन से या एक तरह से फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला क्वेश्चन ये है असर्शन में कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है वो डिजर्ट है, तो ये असर्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या है कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया है वो टेम्परेट जोन में सिचुएटेड है, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो नॉर्थ वाला है वो सारा का सारा या तो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल का मतलब कि जैसे कि मानसून टाइप हो गया, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है। और ये जो इधर वाला है नॉर्थ में जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये सारे के सारे सवाना टाइप हैं। ठीक है, तो ये सवाना टाइप हो गए और ऊपर वाले ट्रॉपिकल टाइप है, मानसून टाइप है। टेम्परेट डायरेक्टली थोड़ा यहाँ नीचे मिलता है इनका, जैसे कि ये डॉन जो प्रेरी ग्रासलैंड अमेरिका में पाया जाता है उसी की तरह यहाँ पे भी वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो ये टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा ये जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है ये भी टेम्परेट में आता है, तो ये साउथ में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रीजन जो है इसका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ये मोबाइल गेमिंग के बारे में बात कही गई है इसमें, क्या है कि मोबाइल गेमिंग तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि ये सही है, इसका सही इसलिए है कि चाइना जो है एक्चुअल में फर्स्ट है, चाइना फर्स्ट है। और अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल गेम्स डाउनलोड करने की बातें की जाए तो इंडिया फर्स्ट है।
बट मोबाइल गेमिंग यानी जिस तरह से ये क्वेश्चन का जो कॉन्टेस्ट कह रहा है कि मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, तो चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। तो इसका ये असर्शन यानी कि असर्शन जो नहीं है ये करेक्ट हो जाएगा। और रीजन देखते हैं क्या कहता है। देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। कहना ये है कि मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। क्या ये सही है कि गलत है? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये जो डेटा है 954 अप्रोक्सीमेट, ये इंटरनेट यूजर हो गए थे मिलियन यूजर। 2024 का डेटा था ये। इस टाइम इंडिया में मुझे लगता है कि मार्च और जून के इस बीच में इंडिया में 1004 मिलियन, यानी कि इतने जो है इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हैं। द हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये वाली बातें कही गई थी, और ये जो 950 मिलियन यूजर्स हैं वही एक कारण है। दूसरे नंबर पे इंडिया में जो ये गेमिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, ज़्यादातर जो युवा हैं यानी एडोलेसेंट एज 18 से लेकर के 35 साल के, वो बहुत ही अर्ली टाइम में कॉर्पोरेट जॉब में कूद जाते हैं या चले जाते हैं, और वो बस खाली टाइम अपना जो व्यतीत करने के लिए मोबाइल इंटरनेट से वगैरह का यूज़ करते हैं, और गेम्स जो मोबाइल गेम होते हैं उसी को अपना मतलब कि प्लेजर या लेजर वगैरह का टाइम या एंटरटेनमेंट का साधन समझते हैं। तो युवाओं में एक तरह से अर्निंग का जो वो रुझान है वो बड़ा है, जिसके कारण क्या है कि ये इंटरनेट पेनिट्रेशन मतलब कि थोड़ा अर्निंग होने के कारण इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी बढ़ रहा है उसमें 60% रूरल एरियाज के केसेस हैं, यानी रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ा है हाल के दिनों में। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 1000 मिलियन प्लस जो है इंटरनेट यूजर्स हैं, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। तो अगर देखिए मोबाइल गेमिंग इंडिया में बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है भाई? क्योंकि इंटरनेट यूजर बढ़ गए हैं। तो इसका असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट, और एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी कह सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन सही करता है। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्या है कि बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये पेनिट्रेशन बढ़ गया खासकर युवाओं में, और युवाओं की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में इस टाइम, या वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है। आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। बाबर की जो तुस्के बाबरी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाबर की जो तुस्के बाबरी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम रखा था तुस्के बाबरी। तो तुस्के बाबरी के बारे में बात करते हैं। तुस्के बाबरी बाबर ने किस भाषा में लिखी है? अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वो तुस्के बाबरी से रिलेटेड है। ये चगताई तुर्क, एक्चुअल बाबर जो है उसका जो होम टाउन था जहां पे उसकी बर्थ हुई थी वो चगताई तुर्क नस्ल का था। अब वो लोग जो भाषा बोलते थे उनकी जो मदर टंग थी वो चगताई तुर्किश थी। चगताई तुर्किश उनकी मदर टंग थी। तो बाबर ने जो उसके बाबरी लिखी वो किस भाषा में लिखी थी? वो इसी में लिखी थी, चगताई तुर्किश। जो चगताई तुर्किश भाषा है, मदर टंग जो उसकी थी, यानी कि तुर्किश में भी जो तुर्क भाषा है या तुर्किश जो लैंग्वेज है उसमें भी वेरिएंट्स है, बहुत सारी तरह की तुर्किश लैंग्वेज की रीजनल डिफरेंसेस से भाषाएं बदल जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे तुस्के बाबरी जो है बाबर ने तुर्किश चगताई तुर्किश में ही लिखी थी। अगला क्या है? ये असर्शन का सवाल है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है कि टर्की वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। तो यहाँ पे अगला सवाल ये है कि जो टर्की था या तुर्किश लैंग्वेज वो ऑफिशियल लैंग्वेज था मुगल कोर्ट का। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि बाबर जब सेंट्रल एशिया से जो फरगाना या आज के टाइम पे वो कंट्री अफगानिस्तान के जो ऊपर कंट्रीज पड़ते हैं वहाँ से आया था, तो वो कुछ दिन वहाँ पे रुका काबुल पे यानी कि अफगानिस्तान में, उसके बाद इंडिया आया। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी एक्चुअल में मुगल कोर्ट की वो पर्शियन थी। ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल कोर्ट की पर्शियन थी। तो इसलिए इसका ये रीजन वाला सवाल जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल कोर्ट की जो है पर्शियन हुआ करती थी। अच्छा देखिए, बाबर के बाद जो है हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद जो है अकबर आता है,
और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 20 सालों का 30 सालों का ही अंतर होता है कि अकबर मतलब कि गद्दी पे बैठ जाता है। अकबर ने जो ये तुस्के बाबरी है उसका ट्रांसलेशन जो है किसने करवाया था? ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया था पर्शियन में, और बाबर नामा के नाम से, बाबर नामा के नाम से अकबर ने इसका ट्रांसलेशन पर्शियन में करवाया था। ये करने वाला जो था उस बंदे का नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि सन ऑफ बैरम खान था। ये बैरम खान का बेटा था। तो देखिए यहां पे क्या है कि तुस्के बाबरी चगताई तर्किश में लिखी गई, ये बात सही है। रीजन क्या टर्किश ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की? नहीं, गलत है। मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी। टर्किश पर्सनल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे बाबर वहां से आया तो वो टर्किश में ज्यादा फ्लुएंट हो सकता, क्योंकि उसने ज्यादातर किताबें सारी की सारी टर्किश में ही लिखी थी। अगली बात क्या है, अकबर के टाइम आते आते ये लोग टर्किश बोलना, सुनना, समझना भूल चुके थे, नहीं जानते थे मात्र 20 सालों में, क्योंकि उनके यहाँ की पर्शियन लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज या घरेलू लैंग्वेज या बड़ी मतलब कि ये जो है अपर क्लास की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, क्रीमी लेयर की लैंग्वेज जो है पर्शियन हुआ करती थी। और इसने फिर इसको ट्रांसलेट भी करवाया था, इसीलिए तो इसका अर्जर्शन सही है, अर्जर्शन यानी कि करेक्ट है, जबकि रीजन इसका रॉन्ग है, गलत है। अगला सवाल हमारा क्या भाई, देखिए हाँ, अपैलेशियन, ये आपका जो है कोलफील्ड से रिलेटेड है, कुछ इसमें दिया हुआ है साइट्स हैं कि क्या कोलफील्ड है कौन सी कंट्री में पाई जाती है। तो हम उस कोलफील्ड के बारे में डायरेक्टली बातें करते हैं, और आप लोग क्या करेंगे उसको यहाँ से मिला करके अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर को टिक कर लेंगे, उस हिसाब से अपने कट ऑफ को, अपने जो है स्कोर को जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए अपैलेशियन, ये अपैलेशियन जो नहीं है, ये अपैलेशियन यूएसए में पड़ता है। हम अगर डायग्राम के थ्रू भी बना दिया करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे देखिए आप, ये यूएसए है, और यूएसए में जो है इस तरह से थोड़ा सा ये वाला जो बेल्ट है यूएसए का, यहाँ पे ये अपैलेशियन माउंटेन है यूएसए में, जो ये अटलांटिक है इसी के कोस्ट की थोड़ी सी दूरी है, तो ये अपैलेशियन माउंटेन है। यहाँ पे आपका कोलफील्ड है कहाँ का? यूएसए का। अपैलेशियन जो है कोलफील्ड कहाँ पे है? यूएसए में है। और लंकाशायर, देखिए अगला क्या हमारा लंकाशायर है। लंकाशायर जो नहीं है, या लंकाशायर, ये आपका जो है यहाँ पे है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में पड़ेगा, इंग्लैंड में पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा रूर है, रूर जो है ये भी एक कोलफील्ड है, और एक रिवर भी है, और रूर वैली भी बोलते हैं, ये जर्मन में पड़ता है। टाइम नहीं है, वरना मैं डायग्राम के साथ या मैपिंग के साथ पूरी जितनी भी जो भी साइट्स हैं दुनिया की सबको यहीं मिनटों में ही मतलब कि उसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाऊंगा। ये रूर जो है आपकी जर्मन में पड़ती है। एक कुसबास है, देखिए कुसबास, अगला हमारा जो है कुसबास है। कुसबास जो है ये आपका रशिया में पड़े जाएगा, कुसबास, कुजनेट्स वगैरह ये रशिया में, हम इसको मार्क लगा देंगे। तो ये हमारे सारे के हो गया। देखिए अपैलेशियन आपका यूएसए में, लंकाशायर जो है आपका इंग्लैंड में, और रूर आपका जर्मन में, कुसबास आपका रशिया में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। अगले हमारे जो सवालात हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। इकोसिस्टम के बारे में ये कहा गया है कि क्या मतलब की स्टेटमेंट है, जो ग्रीन प्लांट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 1% ही सनलाइट एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर पाता है। क्या ये सही है कि गलत है? तो अगला हमारा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ग्रीन प्लांट के रिलेटेड है। ग्रीन प्लांट जो सनलाइट है क्या वो ओनली 1% ही एब्जॉर्ब कर पाता है? यानी कि जैसे मान के चलिए कि एक पेड़ है, उस पर जितनी भी सनलाइट पड़ी, टोटल कितनी पड़ेगी, मान लीजिए कि उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ी उसको हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, परसेंट में 100% या 100 यूनिट्स जो सनलाइट पड़ी, उसमें से मात्र वो 1% ही ग्रीन मतलब कि वो प्लांट है या वो पेड़ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है अपना खाना बनाने में या फोटोसिंथेसिस करने में। तो ये बात सही है, ये ट्रू है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, ये ट्रू है। हाँ, 1% ही मात्र वो एब्जॉर्ब कर पाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए या अपना खाना बनाने के लिए। अगला स्टेटमेंट क्या है देखिए इसमें, 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स रीचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। देखिए अगला क्या है, अगला स्टेटमेंट इसी में ये है कि 10% जो है
ऑर्गेनिक मैटर ही ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जो है ट्रॉफिक लेवल पे। जो ट्रॉफिक्स होते हैं लेवल और जो है उसमें 4 या 5 ट्रॉफिक्स होते हैं, तो 10% ही ऑर्गेनिक मैटर ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। देखिए, जो एनर्जी होती है, एनर्जी एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मैटर, ये मात्र दोनों जो है 10-10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होंगे। ये इसका जो है एक तरह से जो लॉ, ट्रैफिक लॉ है, वो यही कहता है कि मात्र 10% ही या तो ऑर्गेनिक मैटर भी और एनर्जी भी नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल को ट्रांसफर होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखिए, हाँ, 1911 में जो इवेंट्स हुए उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि 1911 का कुछ इवेंट्स है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये है कि देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड। क्या बंगाल का जो पार्टीशन है उसको खत्म कर दिया गया था 1911 में? मतलब कि जो पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या उसको रिवोक्ड किया गया, खत्म किया गया था 1911 में? हाँ, ये सही है, ये बात सही है। 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और 1911 में इसको खत्म किया गया था। कब खत्म किया गया, अभी बातें आएंगी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अगला स्टेटमेंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, क्या कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ 1911 में? 1911 में, ये भी स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ में एक एग्रीमेंट हुआ, एक पैक्ट हुआ। क्या ये 1911 में हुआ? अगला क्या है, लखनऊ पैक्ट के बारे में बात है, तो ये 1916 में हुआ था। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, यहां पे क्या है कि किंग जॉर्ज जो है, किंग जॉर्ज 5 यानी कि किंग जॉर्ज पंचम, ये आया था इंडिया में 1911 में। इसने एक दरबार लगाया, उसका नाम था दिल्ली दरबार। ये दरबार जो लगाया था, जो आज के टाइम में मुखर्जी नगर है, वहां से थोड़ी ही दूरी पे किंग्सवे कैंप के नाम से जगह है, वहीं पे ये दरबार लगाया, इसलिए उस जगह का नाम किंग्सवे कैंप पड़ गया। ये आया कौन था? किंग जॉर्ज 5। उसने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको रिवोक्ट यानी खत्म करने का अनाउंसमेंट किया गया था। जबकि ये अप्लाई कब हुआ? 1912 में एप्लीकेशन हुआ, इसका अनाउंसमेंट हुआ था ये, इसलिए तभी सही माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की बात कही गई थी, मतलब सॉरी, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो है 1912 में हुआ और ये तुरंत प्रभाव काल से पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, पार्टीशन ऑफ बंगाल को तुरंत जो है खत्म कर दिया गया। यानी बंगाल को पार्टीशन नहीं किया गया, एक ही रहने दिया गया दोनों बंगाल को। जो 1905 में अनाउंसमेंट हुआ था, जो करने की बात की गई थी, उसको उसको जो है दोबारा वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। तो ये बात कहाँ पे हुई थी? ये अनाउंस किया था इसने। और हार्डिंग जो है उस टाइम को वाइसराय हुआ करता था इंडिया का, हार्डिंग। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया था 1911 में, ये ट्रू है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1911 में हुआ था, हाँ ये भी सही है, अनाउंसमेंट हुआ था और एक्चुअल अप्लाई 1912 में हुआ है। लखनऊ पेट 1916 में हुआ। तो ये नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, 6 हो गया। नंबर 7 क्या है, देखिए, इवेंट्स एंड अरेंज करना है। कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उसको आपको अरेंज करना है। देखिए, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ था। उसके बाद जो है एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया गया था 1934 में। फिर क्या है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ है? ये आपका सितंबर में हुआ था 1931। देखिए इसी से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देखे इस तरह से दिए हुए हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, और आगे चल करके जो वो है कम्युनल अवार्ड्स है वो वाला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए पूना पैक्ट कब हुआ? 1932, ठीक। एंड ऑफ सीरीज देखिए अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। उस टाइम गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी यरवदा जेल में इसलिए थे कि गांधी जी ने 1930 में एक अनाउंसमेंट किया जनवरी में 11 पॉइंट प्रोग्राम का, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मार्च में गांधी जी ने 12 मार्च, देखिए 1930 में गांधी जी ने 11th पॉइंट प्रोग्राम लाया, कब? जनवरी में लमसम। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया इस प्रोग्राम को, तो गांधी जी ने फिर मतलब कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च किया, और 6 अप्रैल से गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। वहीं दांडी मार्च जहां पे कोस्ट पे गुजरात पे पहुंचे और नमक कुछ ऐसे हाथ से उठा करके और ब्रेक कर दिया लॉ को, तो एक सिंबॉलिक था सारा, या नमक को बॉयल किया गया पानी में और फिर उसको एक सरल क्रिएट किया गया। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। इसके स्टार्ट होते ही फिर आगे चल करके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इसी बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया 1930 के लास्ट में। फिर ये हुआ गांधी जी जेल में थे। फिर 5 मार्च को उनको रिहा कर करके 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो गया। जब ये गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो गया, उसके बाद आगे चल कर करके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर जब इस पैक्ट में कुछ बातें ये रखी गई कि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करे, जो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो ये सितंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। गांधी जी की बातें नहीं मानी गई, वो वहां से वापस आए और दोबारा फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा जब गांधी जी आते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं लमसम ये जनवरी 1932 के आसपास। फिर इनको जेल डाल दिया जाता है, यरवदा जेल, जो कि पुणे उने में कहीं पे है। तो उसी टाइम जब ये जेल में होते हैं तब एक ऑफर अनाउंस होता है, अगस्त अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड। तो अगस्त अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। किसको? डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी इस अगस्त अवार्ड्स में या कम्युनल अवार्ड्स में। इस कम्युनल अवार्ड्स में जब इस टाइम में गांधी जी यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी के सहयोगियों ने, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने, खासकर मदन मोहन मालवीय थे एंड अंबेडकर जी थे, ये दोनों लोगों के बीच में एक पैक्ट हुआ। उसी को हम कहते हैं ये पूना पैक्ट। ये कब होता है? सितंबर में जाकर के पूना पैक्ट हो जाता है 1932 में। ये पूरी सीक्वेंस है। उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहा, फिर थोड़ा हल्का हुआ, फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड किया गया 1934 में कंप्लीटली। तो इस तरह कई बार उसको कुछ दिनों के लिए स्टैंड स्टिल किया गया, रोका गया था, लेकिन फाइनली एंड किया गया 1934 में। ये पूरी इसकी क्रोनोलॉजी है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लमसम इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में 20% से ज्यादा फॉरेस्ट, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो दिया हुआ है बहराइच है। नेक्स्ट पॉइंट आपका चंदौली है। थर्ड नंबर पे आपका श्रावस्ती है। देखिए बहराइच है, चंदौली है, श्रावस्ती है।
बहराइच में हार्डली जो है आपका 10% ही लमसम जो है फॉरेस्ट है। चंदौली में आपका लमसम 21% फॉरेस्ट हो जाएगा और आपका श्रावस्ती में लमसम 20.95% फॉरेस्ट है। तो 20% फॉरेस्ट में 20% या मोर देन 20% फॉरेस्ट ओनली इन दोनों में है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, मौलांग। देखिए कोल प्रोड्यूसिंग जो है साइट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो मौलांग ये कोल जो है साइट्स हैं या कोल माइनिंग जो एरियाज हैं उसके बारे में है। तो मौलांग ये कहाँ पे पड़ता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए मौलांग जो है, मौलांग ये पड़ेगा, मौलांग यहाँ पे गारो खासी जयंतिया वाला जो बेल्ट है यानी कि मेघालय में मौलांग पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो है रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका रामगढ़ है झारखंड में पड़ता है ये। और नेक्स्ट पॉइंट आपका तलछर है ये उड़ीसा में पड़ता है। देखिए मौलांग का इन्होंने क्वेश्चन जो दिया है वो अरुणाचल दिया है, वो रॉन्ग है। तो इसका ये वाला जो है अरुणाचल वाला ये रॉन्ग था, बाकी सारे सही थे। एक्चुअल इसका आंसर क्या है, मौलांग वाला गारो खासी जयंतिया वाला है, ये ट्रू है। रानीगंज जो कोलफील्ड है ये इंडिया का सबसे पहला कोलफील्ड माना जाता है। झरिया और रानीगंज दोनों एक ही सीम है, एक ही बेल्ट है, एक ही एक्सटेंशन है, जो कि दामोदर रिवर दामोदर वैली के अंदर ही आता है, छोटा नागपुर प्लेटू वाले पहाड़ वाले क्षेत्र में। रामगढ़ भी वहीं पे है, वो भी इसी सीरीज में है। तलछर ये उड़ीसा में पड़ता है, जो कि महानदी वाला जो बेल्ट है उस वाले सीम में पड़ता है, वो थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट से बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, दिल्ली गवर्नमेंट बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम है। देखिए इसमें सवाल क्या है कि द बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर टू हेल्प कन्वर्ट द स्टबल इन मैन्योर। देखिए बायो डिकम्पोजर जो है वो फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, ताकि स्टेबल को वो डिकम्पोज आसानी से कर सके। मतलब कि जो भी रॉ स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टेबल एंड रॉ स्टॉक, तो ये क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें कि ये डिकम्पोज करता। अभी मैं कहानी बताता हूं पूरा है क्या ये मामला इनका। अगला क्या है कि बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ए मिक्स ऑफ सेवरल फंजाई, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, ये जो बायो डिकम्पोजर है एक तरह से ये फंजाई का बहुत सारा बना होता है। देखिए कहानी ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा रोड यानी कि पूसा दिल्ली में लोकेटेड है, इसने एक स्प्रे तैयार किया, एक लिक्विड तैयार किया। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जो भी दिल्ली के गांव हैं, दिल्ली के आउटर्स हैं, वहां पे बहुत सी जगहों पे खेती होती है, तो जो पैडी यानी कि धान की फसल की कटाई के बाद गेहूं की फसल की बुआई से पहले दोनों के टाइम पीरियड में मात्र 10 से 15 दिन का ही मौका रहता है किसानों के पास। तो वो आसानी के लिए अपने या टाइम की कमी के कारण जो भी स्टॉक्स या डंठल धान के जो खेतों में बचे रहते हैं, जुताई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो वो आसानी के लिए उसको जला देते थे, जो पुआल या जो पुरा या जो स्टॉक्स हैं या स्टबल्स वगैरह, स्टबल बर्निंग कर देते थे, जिसके कारण वही दीपावली यानी कि नवंबर में आते आते पूरे दिल्ली में एक तरह से स्मोक वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती थी। उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक डील किया, फंड भी दिया। गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड भी दिया रिसर्च करने के लिए, कुछ ऐसा तैयार करने के लिए। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसने वो एक ऐसा स्प्रे तैयार किया, एक ऐसा मतलब कि लिक्विड तैयार किया, जो कि किसका बना हुआ है, 7 फंजाई, 7 फंजाई से मिलकर के ये वो बना हुआ है। और जब ये
खेत में इसने स्प्रे करवा दिया गवर्नमेंट ने खुद ही जा करके, अपने लोगों को भेज, अपने ऑफिसर या अपने कर्मचारियों को भेज करके, उससे बहुत आसानी से वो सड़ गल करके और वो खाद की तरह क्रिएट हो जाता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो गया, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए डीकम्पोजर तैयार कराया था, हाँ ये सही है। उसके अलावा ये बायो डिकम्पोज बना होता है 7 फंजाई से, ये भी बात सही है। तो यहाँ सेवरल फंजाई मतलब 7 फंजाई, बहुत से फंजाई से मिलकर के बनाया गया था। एक्चुअली इसमें फंजाई और बैक्टीरिया दोनों यूज होता है, लेकिन इस वाले केस में फंजाई है, 7 फंजाई से बना हुआ है, जिसको बहुत आसानी से कम टाइम में उसको सड़ा गड़ा करके और उपजाऊ जमीन को दोबारा क्रिएट कर देता है, ताकि किसान अगली फसल यानी कि गेहूं रबी के लिए उसको तैयार कर सकें। अगला हमारा है नेक्स्ट 11th पॉइंट है, देखिए विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है 312 आर्टिकल में आता है। और इसमें क्या है कि देखिए राज्यसभा जो है कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। स्टेटमेंट पहला क्या है कि देखिए इसमें राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये आर्टिकल किसमें है? 312 के बारे में बात है। तो राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ ये ट्रू है, ये पास कर सकता है। अगला स्टेटमेंट क्या है देखिए, द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस। देखिए अगला क्वेश्चन यहां क्या है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। एक्चुअल में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ये होना चाहिए, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि पेपर में दिया हुआ है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, और यही स्टेटमेंट ओनली सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। यहाँ पे टोटल मेंबर दिया हुआ, ये दोनों में अंतर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा टोटल मेंबर, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कुछ डिसाइपल हैं, उनके गुरु दिए हुए हैं। अब देखिए कबीर साहब हैं, कबीर के गुरु का नाम क्या था आपका? रामानंद है। और आपका अमीर खुसरू, इनके गुरुजी का नाम क्या है आपका? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हैं। सूरदास के जो है गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। और उसके अलावा मर्दाना के गुरु का नाम जो है आपका गुरु नानक है। देखिए ये गुरु हैं, ये डिसाइपल हैं, यानी उनके चेले। ये गुरु हैं, ये आपके यानी टीचर्स, और ये इनके डिसाइपल यानी कि चेले हैं। तो रामानंद के चेले कबीर थे, निजामुद्दीन औलिया गुरु हुआ करते थे अमीर खुसरू के, वल्लभाचार्य ये गुरु थे, उनके चेले का नाम क्या है? सूरदास है। गुरु नानक ये गुरु लिखा ही है तो गुरु ही रहेंगे, और ये फाउंडर भी हैं सिख धर्म के। और मर्दाना ये इनके चेले हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? आदर्शन का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ईट्स रिटर्न इन द फ्यूचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सारे पेपर को बहुत कम टाइम में कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का कम से कम आवर होना चाहिए, और या तो पेपर इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, 100 क्वेश्चन ही होने चाहिए। इसलिए पेपर की कट ऑफ 80 से ज़्यादा नहीं जा सकती है किसी माने में भी। 80 बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है। देखिए हमारा सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल से क्या आपका रिटर्न आएगा, ये असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इन फ्यूचर
एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिविटी। रीजन क्या कहता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिव। तो क्या ये सही है? सही एक्सप्लेन करता है। हाँ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि सही एक्सप्लेन करता है। कहिए कैसे करता है? देखिए, जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल होता है क्या? हमारे एक क्लास इसमें ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड ही या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें ये बात मैंने मेंशन की है कहीं पे। देखिए, ह्यूमन कैपिटल जो है, इसमें हम क्या जानते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। जब किसी बंदे के अंदर ये सारी चीजें डेवलप की जाएं, एक बंदे को एजुकेट किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, एक बंदे को स्किलफुल बना दिया जाए, ताकि मार्केट में जो भी डिमांड्स है उसके अंदर वो स्किल हो और बहुत आसानी से वो उस अपॉर्चुनिटी को हार्वेस्ट कर सके। तो ये स्किल भी हो, एक बंदा हेल्दी हो, उसको जो बेसिक है न्यूट्रिशन है और जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो दोनों प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे हेल्थ होने के लिए क्या होता है? न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि फूड इंटेक, प्रॉपर फूड इंटेक होना चाहिए। और उसके अलावा हेल्दी का मतलब है, हेल्थ का मतलब होता है कि जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए। इतनी चीजें जब किसी बंदे के अंदर डाली जाए और उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे इतने सारी चीजों पे पैसे, तो ऑटोमेटिक वो एक रिसोर्स पर्सन क्रिएट हो जाएगा। यही रिसोर्स पर्सन को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल, और इसका रिजल्ट कब आता है? फ्यूचर में आता है। तो इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एजुकेशन एंड हेल्थ जो नहीं है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, यानी कि इस पे खर्च करने से, यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसके कितने हैं कंपोनेंट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन लिखा ही है, तो ये बात सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ इसका ये कंपोनेंट्स है ना। तो वो एक तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और उसका रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट तो दोनों है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका आंसर। ये सही मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है, देखिए रिफाइनरी के बारे में बात कर लेते हैं। नयारा रिफाइनरी है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे में है, आप लोगों में पता नहीं। नयारा, नयारा जो रिफाइनरी है ये आपका बदीनाथ गुजरात में पड़ता है, कहीं पे वहां पे है नयारा रिफाइनरी। उसके बाद देखिए मनाली, मनाली जो रिफाइनरी है वो आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ आपका जो है आसाम में पड़ेगा। ततीपाका, ततीपाका ये आंध्रा में पड़ेगा कहीं पे। देखिए नयारा, नयारा ये बदीनाथ गुजरात में पड़ता है, जो कि द्वारका है उसी के आसपास में है कहीं पे, जहां की जो जामनगर रिलायंस वालों का है उसी के आसपास में नयारा यानी कि बदीनाथ में है। ये इंडो रशियन जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, रशिया का भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है। मनाली, मनाली ये आपका जो है चेन्नई के आसपास में, आप देखेंगे मैप में कहीं पे तो एक रिफाइनरी देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि चेन्नई के नॉर्थ में है, तमिलनाडु उसी कोस्टल बेल्ट में ही है। और उसके अलावा नुमालीगढ़ ये आसाम में रिफाइनरी है और ततीपाका ये आंध्र प्रदेश में एक रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए फूड सिक्योरिटी के बारे में बातें की गई हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसके डायमेंशंस के बारे में बातें की गई हैं। तो अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेसिबिलिटी, और नेक्स्ट आपका अफोर्डेबिलिटी, और उसके अलावा जो है अकाउंटेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी से ही 2 क्वेश्चन आ गए शायद, तो इसमें जो ट्रू आंसर हो जाएगा आपका, ये तीनों आंसर शुरू हैं। इसके डायमेंशंस में आता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बट ये अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा। फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट्स या एलिमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए सिल्वर आर्टिकल्स व्हिच फॉलोइंग द सिल्वर एलिमेंट्स। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो सिल्वर से रिलेटेड है, यानी कोई भी चांदी का, सिल्वर आर्टिकल यानी कि चांदी जिसे हम कहते हैं, कोई भी चीज जो है चांदी का है तो उस पर रस्टिंग क्यों होती है, उसी से रिलेटेड बातें की गई इसमें। देखिए सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर।
तो सिल्वर जो है क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब वो हवा में रहता है कुछ टाइम के लिए। अगला क्या है, कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। तो इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैं बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट देख लूँ इसमें। देखिए जो सिल्वर आर्टिकल है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ ये ठीक है। देखिए ये सिल्वर, कोई भी चांदी अगर हम नॉर्मल हवा में रख देते हैं तो उसका कलर ब्लैक क्यों हो जाता है? उसका कलर ब्लैक हो जाने का कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, यानी कि हवा में जैसे ऑक्सीजन है, हवा में आपका कार्बन है, हवा में ही आपका नाइट्रोजन भी है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। तो ये सारे गैसों में एक गैस आपके एटमॉस्फेयर में, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है। इसके कारण जो भी सिल्वर या चांदी का आइटम है वो ब्लैक हो जाता है। जो ये सिल्वर व्हाइट से ब्लैक कलर में चेंज होता है तो उसको क्या कह सकते हैं हम? रस्टिंग कह सकते हैं, कोरोजन, यानी कि उस पर एक तरह से रस्टिंग, कोरोजन। और इस प्रोसेस को एक्चुअल जो टर्म है टार्निश का है। क्या है? टार्निश। जब कोई चीज रस्ट या घुन कह लीजिए या रस्टिंग यानी जंग लग जाए सिल्वर में तो वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर पे जो जंग लगे तब वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और उसको कोरोजन भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म क्या है? टार्निश है इसके लिए। यहां पे ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर मिलते हैं तब कलर इसका ब्लैक हो जाता है, और उसके ऊपर जो लेयर जमती है उसी को कहते हैं कि सिल्वर सल्फाइड। उस लेयर को, जो ब्लैक लेयर जमी, उसी को हम कह सकते हैं कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है। तो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए चंद्रयान। हाँ देखिए ये टाइम पीरियड पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड के बारे में जान लें कि कौन सा मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो उसका सीक्वेंस भी आप लोग सेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। और देखिए नंबर 1 पे जो है आपका चंद्रयान है। चंद्रयान मिशन कब? चंद्रयान 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। चंद्रयान जो है 3 है, चंद्रयान 3, ये आपका जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और आपका नेक्स्ट है आदित्य L1। जो आदित्य L1 है वो आपका 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आपका इनसैट 3DS, इनसैट 3DS जो है आपका, ये लॉन्च हुआ था 17 फरवरी 2024 को, 17 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट आपका जो है RLV लेक्स, RLV लेक्स जो है 01, ये आपका 2 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था। ये एयर दिए हुए हैं, एयर को आप ऐसे आसानी से सेट कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, वहां पे भी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आपका जो है महाराष्ट्र है। देखिए राज्यसभा ये सीटें दी हुई हैं और स्टेट दिए हुए हैं। तो महाराष्ट्र है, इसमें राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की जो सीटें महाराष्ट्र में वो कितनी हैं? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें 19 सीटें हैं। उसके अलावा आपका कर्नाटका है, कर्नाटका में सीटें जो है आपकी 12 हैं लमसम। और बिहार है, बिहार में आपका जो है 16 नंबर की सीटें हैं। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आपका 18 है। तो तमिलनाडु में 18 है और आपका बिहार में 16 है, कर्नाटका में 12 है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। ये सीक्वेंस हो जाएगा, उस हिसाब से आप सेट कर लें। नेक्स्ट आपका 19वें नंबर का पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज। देखिए पॉवर्टी लाइन जो है टाइम एंड कंट्री या रीजन के हिसाब से बदलता है। क्या ये बात सही है? ये असर्शन हो गया। रीजन कहता है द बेसिक नीड्स ऑफ पीपुल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम। देखो लोगों की नीड्स
टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। तो पीपुल नीड जो है यहां लिख सकते हैं कि पीपुल नीड्स वेरी टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो बोथ आर ट्रू एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कहिए कैसे? देखिए, पॉवर्टी लाइन चेंज विद टाइम एंड कंट्री। टाइम का मतलब क्या है कि 1951 में जब भारत आजाद हुआ 47 में, तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया, उस टाइम इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन थी वो कुछ और थी। हमारे पास उतने साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा गरीबी हुआ करती थी, एजुकेशन का लेवल नहीं था, उतनी इंडस्ट्रियां नहीं थी, उतने ट्रांसपोर्ट नहीं थे, उतने रोड्स नहीं थे, जिसके कारण उस टाइम का जो है आपका पॉवर्टी लाइन दूसरा था। राजा अरे ये जो फर्स्ट टाइम जो पॉवर्टी लाइन दिया था उन्होंने भी उसी हिसाब से देखते हैं, जितना बैक में जाएंगे पॉवर्टी लाइन दूसरा था, आगे के दिनों में और बढ़ता जाएगा उसका स्टैंडर्ड और पॉवर्टी भी घटती जाएगी। तो ये टाइम के हिसाब से बदलता है, तो ये ट्रू है। हाँ, कंट्री के हिसाब से देखिए, जो इंडिया का पॉवर्टी लाइन है वो यूएसए का नहीं है, जो यूएसए का है वो चाइना का नहीं है। तो ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन बदलता है, ये टाइम टू टाइम बदलता है। तो ये सही एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगा इसका सजेशन। इसमें क्या है कि द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम। तो रीजन एंड टाइम के हिसाब से लोगों की नीड्स जो है नहीं है, बदलती रहती है, ये सही है। रीजन के हिसाब से लोगों की नीड्स बदलती है। जैसे यूरोप में ज्यादातर लोगों के लिए 4 व्हीलर ना होना एक तरह से गरीब माना जाता है, इंडिया में 4 व्हीलर हो जाना रिच माना जाता है। तो रीजन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो है एक तरह से बदल गई। ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से भी यही बात मैंने इसमें बता दी, तो ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए, हाँ, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अवार्ड देखते हैं। युवा पुरस्कार है ये। इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है, युवा पुरस्कार वाज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेजेस। हाँ, युवा पुरस्कार अनाउंस इन 23 इंडियन लैंग्वेजेस। देयर इज नो पुरस्कार इन डोगरी। अगला स्टेटमेंट क्या है, नो इन डोगरी। देखिए, साहित्य युवा पुरस्कार 2025 की बात करते हैं, जो कि अभी जून 2025 में अनाउंस हुआ था। उसमें 23 इंडियन लैंग्वेजेस में पुरस्कार दिया गया। हाँ, ये सही है। एक्चुअल में 24 लैंग्वेजेस में ही इंडिया में साहित्य युवा पुरस्कार अनाउंस होता है या दिया जाता है हर साल। बट इस साल एक लैंग्वेज में ना देकर करके 23 में ही दिया गया है। इस साल स्पेशली 23 में ही अनाउंसमेंट हुआ है, जबकि नॉर्मली 24 लैंग्वेज में अनाउंस होता है या दिया जाता है। तो इस साल 23 में किया गया है, तो ये ट्रू है। नो अवार्ड्स या नो पुरस्कार, यानी कोई पुरस्कार डोगरी भाषा में नहीं दी गई। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हमने जाकर के साइट पे इसको चेक किया तो देखा क्या, लास्ट में जो 24 वो दिए हुए हैं उसमें लाइन खींची हुई है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नो अवार्ड्स इन डोगरी। तो एग्जैक्टली वहीं से इन्होंने जो उसका पीडीएफ है वहां से क्वेश्चन उठा लिया, जो अनाउंसमेंट किया गया था उसी पीडीएफ से, उसमें लास्ट में लिखा था। तो वही पूरा मतलब एक तरह से वो करके उठाया गया क्वेश्चन यहां से। इन द हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड। अगला हमारा सवाल क्या है, हिमालय के बारे में है। हिमालय में जो है ये आपका वेजिटेशंस हैं। तो डिफरेंट वेजिटेशंस फाउंड इन हिमालयास, ये असर्शन हो जाएगा आपका। और रीजन क्या कहता है, देयर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट विद चेंज इन अल्टीट्यूड। वेरिएशन इन क्लाइमेट विद चेंज इन अल्टीट्यूड। देखिए, हिमालय मान के चलिए कि ये माउंटेन हिमालय है, तो वेजिटेशन इसमें बदलता रहता है।
हाँ ये सही है। वेरिएशन इन क्लाइमेट आल्टीट्यूड, उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट में बदलाव होता है जितने ऊंचाई पे हम बढ़ते हैं। तो ये भी सही है और सही एक्सप्लेन भी करता है। कैसे सही एक्सप्लेन करता है? तो बोथ आर करेक्ट। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन, एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन। देखिए इस वाले सवाल को ध्यान दीजिए थोड़ा। यहां पे क्या है कि मान लेते हैं कि ये फूड हिल ऑफ हिमालय है, हरिद्वार है, जिम कॉर्बेट वाला एरिया है। जिम कॉर्बेट वाले एरिया में हम देखते हैं कि यहां पे डिसीडुअस मानसून फॉरेस्ट है। क्या है? डिसीडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जिम कॉर्बेट या हरिद्वार पे या प्लेन में। इस प्लेन से जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे तो यहां पे जो डिसीडुअस फॉरेस्ट है यानी कि ये वेजिटेशंस क्यों है? क्योंकि यहां जो कंडीशन है वो मानसून ट्रॉपिक है, क्लाइमेट है। क्या है? मानसून ट्रॉपिक क्लाइमेट है। यहां मैं क्लाइमेट लिखता हूं और यहां पे वेजिटेशन के ऊपर लिखता जाता हूं। ये कहां तक है? प्लेन एरियाज में है। जैसे आप शिवालिक पे चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, वहां से आपका फॉरेस्ट का कंडीशन बदलता जाएगा और 1000 से लेकर के आपका 1800 तक आपका जो है ये चीड़ पाइन इस तरह के वेजिटेशन पाए जाएंगे। चीड़ पाइन इस तरह के वेजिटेशन। इसका कारण क्या है कि ये सारे के सारे टेम्परेट आएंगे। तो पहले आपका वार्म टेम्परेट पड़ेगा, वार्म टेम्परेट, उसके बाद आपका कोल्ड टेम्परेट जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, उसके बाद कोल्ड टेम्परेट के बाद फाइनली आपका पोलर और टुंड्रा वाला रीजन पड़ जाएगा। तो जेनिफर ओनिफर यानी कि थोड़ा सा ये आपका 2700 तक मैक्सिमम आपका वेजिटेशन पाया जाता है, 3600 तक। उसके बाद आपका स्नोलाइन आ जाता है। तो विद इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वेजिटेशन बदलता है। वेजिटेशन क्यों बदलता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों बदल जाती है? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है और रेनफॉल भी उसी हिसाब से घटता या बढ़ता है। सबसे ज्यादा अगर रेनफॉल की बात करें तो आपका इस वाले बेल्ट में होता है, यानी कि जो मिडिल हिमालय है, सबसे ज्यादा मिडिल हिमालय में रेनफॉल होता है इस वाले बेल्ट में। दूसरे नंबर पे आपका शिवालिक पे रेनफॉल होता है। यहां पे सबसे लीस्ट यानी कि नो रेनफॉल होता है फुल्ली। जितने पीक पे जाएंगे, जितने भी पीक्स हैं वो स्नो लेडन है, बर्फ जमे हुए हैं। तो ये रेनफॉल यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रहा है या टेम्परेचर बदल रहा है, उसके कारण वेजिटेशन में बदलाव आता है। तो इसका ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है आपका कैराइंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट फेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। देखिए हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि कैराइंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। कैराइंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को वो क्या है, जैसे रोडोडेंड्रॉन, जेनिफर, इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं, और चीड़, पाइन, इस तरह के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं और अलग अलग कंडीशंस हैं सब में। देखिए अगला हमारा सवाल क्या है, कैराइंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। कैराइंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो कैराइंग कैपेसिटी है, यानी कि इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा उसके अंदर शक्ति होती है झेलने की या सहने की या एडजस्ट करने की, अडॉप्ट करने की, उसके बारे में बातें की गई हैं। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे सवाल पहला क्या है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव टू द रिसोर्स ऑफ जनरेशन। यहाँ पे क्या है, रिसोर्स जनरेशन, पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि वेस्ट जो है, वेस्ट ये कम होना चाहिए, लेस देन विद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।
रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आप वातावरण से लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका रिसोर्सेज का यूज करेंगे। रिसोर्स जनरेशन जितना पैदा नहीं हुआ, पैदा कम हो रहा है, अब आप यूटिलाइज ज्यादा कर लेना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पैदावार आपका 10% है, 10 यूनिट्स है, और आपने रिसोर्स कितना कंज्यूम कर लिया, ज्यादा कर लिया, यानी 11%, 11 यूनिट्स कर लिया, तो उसका मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ सही नहीं रहेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैराइंग कैपेसिटी एंड एनवायरनमेंट आगे फ्यूचर में नहीं चल पाएगा, वो चीज अपना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा इन्वायरमेंटल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट जो है आपका कम होना चाहिए एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट जो भी वेस्टेज है उसको खुद अपने अंदर सिमो ले, एब्जॉर्ब कर ले, वो उसी में दोबारा घुल मिल जाए। तो ये वाला तो ट्रू है इंफॉर्मेशन, बट पहला वाला रॉन्ग है, और ये क्लियर है वैसे ही, तो मतलब कि हल्का सा लॉजिक, कोई ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्या है, हमारा ट्राइब के बारे में क्वेश्चन है। देखिए बुशमैन है, बुशमैन कहां पाए जाते हैं, ये कालाहांडी में है, कालाहांडी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एस्किमो है, एस्किमो जो है आपका नॉर्थ कनाडा में है, नॉर्थ कनाडा है। तीसरे नंबर में पिग्मी है, जो पिग्मी आपका कांगो में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मसाई है, मसाई है, मसाई आपका ईस्ट अफ्रीका में हो जाएगा, ये ईस्ट अफ्रीका में है। इन्होंने जो दिया था वो आपका वेस्ट में दिया था, वेस्ट वाला रॉन्ग है, वेस्ट वाला रॉन्ग है, एक्चुअल जो आंसर होगा वो ईस्ट अफ्रीका होगा। देखिए बुशमैन, ये कालाहांडी, जो कि आपका शुतुरमुर्ग वाली कहानी पढ़े होंगे बुशमैन के बारे में, वो वाली ट्राइब है ये। एस्किमो ये नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा वाला जो है, यानी कि यूरोप में जैसे रशिया में साइबेरिया है, वैसे नॉर्थ कनाडा वाला जो पार्ट है, वो टुंड्रा और टैगा वाला जो रीजन है, तो टुंड्रा वाला वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे एस्किमो पाए जाते हैं, रेंडियर उनके एनिमल हैं। पिग्मी, पिग्मी जो है एक ट्राइब है, बहुत शॉर्ट स्ट्योर होता है, यानी कि स्टेच्योर बहुत छोटी हाइट होती है, और हार्डली 30 से 40 साल की एज होती है, वो मर जाते हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट, यानी कि बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है कांगो में, और उसी में रिवर ही उनका एक तरह से मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, और पेड़ पे रहते हैं, प्राइमेटिव ट्राइब में आता है। तो ये पिग्मी है, पिग्मी बहुत सारे डिजीजेस से बेचारे इन्फ्लुएंस हैं, और आज भी वो वही ट्राइबल यानी कि प्राइमेटिव सोसाइटी टाइप लाइफ है, बार्गेनिंग सिस्टम, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, पार्टर सिस्टम भी वहाँ पे आज भी है, और बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम से वो दूर हैं अभी। तो ये कांगो बेसिन में पिग्मी पाई जाती है, ये भी ट्रू है। मसाई, मसाई ये नोमैडिक है, सेमी नोमैडिक है, और हंटर्स भी हैं, और एनिमल्स वगैरह इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। जेबू क्या है, वो एक गाय होती है जो यहाँ पे ऐसे वो लगा करके उसका ब्लड निकालते हैं, और मिल्क के साथ मिला करके उसको वो खाते हैं, पीते हैं। और ये मसाई ईस्ट अफ्रीका का जो तंजानिया है, तंजानिया एंड कीनिया में मेनली पाए जाते हैं। तो मसाई ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया और कीनिया में नोमैडिक हर्डर्स हैं, एनिमल्स ही मेनली इनके यहाँ काउंट को किया जाता है वेल्थ का, और एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं, और रैंचिंग एंड हर्डिंग वगैरह इनका प्रैक्टिस है। तो इसका ये मसाई वेस्ट अफ्रीका दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, हाँ ये मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, पार्ट से रिलेटेड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है 4A है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा 4A। नेक्स्ट हमारा जो है आपका पार्ट 6 है, वो स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा जो है ये पार्ट 11 है, तो 11 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी दिया हुआ है। तो ये 11 वाला एक्चुअल में जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ये वाला है। तो ये इन्होंने म्युनिसिपल दिया हुआ है, म्युनिसिपल का जो है 9A है, 9A जो है म्युनिसिपल का है, 9 ये आपका जो है पंचायती राज है, 9A म्युनिसिपैलिटी का है, और 9B ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो म्युनिसिपैलिटी का ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, इन्होंने ये दे दिया है। ये जो है 11वां नंबर जो है आपका पार्ट किसका है, सेंटर स्टेट रिलेशन का, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए
हाँ, विद्रोह दिया हुआ है, रिवोल्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। विद्रोह में पाबना 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 रिवोल्ट जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ था। उसके अलावा इंडिगो इंडिगो 1859 में हुआ था। आपका कूका पंजाब वाला, और कुकी जो है आपका मणिपुर में है, कुकी एक ट्राइब है मणिपुर में, वो भी विद्रोह कर चुकी है अंग्रेजों के खिलाफ। अब कुका ये पंजाब में फार्मर हुआ करते थे, उसमें हुआ था। तो 1871 और 72 में हुआ था कूका। उसके अलावा सन्यासी, हाँ सन्यासी वेस्ट बंगाल या बंगाल में जो है आपका प्रेजेंट है बंगाल, ये 1770 से लेकर के आपका 1820 में हुआ था। तो सन्यासी 1770 से 1820 में हुआ था। कूका 1871 से 72 के बीच में था। इंडिगो 1859 में, यानी जस्ट 2 साल के बाद जो गदर हुआ था उसके 2 सालों के बाद। और पावना 1873 से 76 के बीच में था। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग वार एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, कुछ वार दिए हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में सेट करना है। तो वार को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे सेट किया जाए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला है क्या आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो ये फर्स्ट जो है एंग्लो मैसूर वार दिया हुआ है, जो कि आपका 1767 से 69 के बीच में हुआ था। और दूसरे नंबर पे आपका सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो फ्रेंच वार को ही आप कर्नाटिक वार भी कह सकते हैं। ये 1749 से लेकर के आपका 54 के बीच में हुआ था। फर्स्ट जो है आपका एंग्लो सिख वार है। ये एंग्लो सिख वार जो है आपका 1845 से 46 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वार है। एंग्लो अफगान वार 1839 से 42 के बीच में हुआ है। तो देखिए, एंग्लो अफगान वार कब हुआ? 1839 से 42 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 46 में हुआ था। सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, जिसको आप कर्नाटिक वार भी कह सकते हैं, सेकंड कर्नाटिक वार 1849 से 54 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1867 से 69 के बीच में। इसी के आधार पर क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, गोबी डिजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट ये किस किस कंट्री में पड़ता है? क्वेश्चन है आपका मंगोलिया, चाइना और आपका रशिया और 4th नंबर पे कजाकिस्तान। मान लेते हैं कि ये चाइना का, अगर ऐसे चाइना को ले लेते हैं, तो चाइना में इधर जो है पार्ट क्या है कि कुछ इधर रशिया है। ऐसे इस वाले हिस्से में चाइना, मान लीजिए कि चाइना का इस तरह से मैं बनाया, इधर रशिया हो जाता है। इधर कजाकिस्तान के कुछ कंट्रीज हैं, इधर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह की कंट्रीज पड़ जाती हैं। यहीं पे मंगोलिया पड़ता है चाइना में। ये मंगोलिया जो है चाइना में यहां पड़ता है, मंगोलिया। ये वाला बेल्ट जो है आपका, ये यहां पे, ठीक है। वांगो रिवर, जो वांगो रिवर है ये ऐसे ही जाती है कहीं पे। तो ये मंगोलिया और चाइना, इसके बीच में आपका गोबी डिजर्ट है। गोबी डिजर्ट को मंगोलिया डिजर्ट भी कहते हैं कभी कभी। गोबी डिजर्ट मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। ये रशिया और कजाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। रशिया और कजाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है। गोबी डिजर्ट वनली आपका मंगोलिया और चाइना में पड़ता है, क्योंकि डायग्राम से हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये मंगोलिया का साउथ है, चाइना का नॉर्दर्न पार्ट जो मंगोलिया से बॉर्डर करता है, उस बेल्ट में ही गोबी डिजर्ट है। ये लोएस्ट सॉइल भी यहाँ पे थोड़ी पाई जाती है, और ये जो वांगो रिवर है इसी लोएस्ट सॉइल से गुजरती है। नेक्स्ट है आपका मीथेन। हाँ देखिए, बायोगैस के बारे में क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस से रिलेटेड। बायोगैस में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? देखिए, पहले नंबर पे इन्होंने मीथेन दिया हुआ है। मीथेन अप्रोक्सीमेट 50 से 75% इसमें मीथेन ही होता है बायोगैस में। सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड आपका 25 से लेकर के 50% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके अलावा इन्होंने ऑप्शंस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बूटान सब दिया हुआ है, बूटान और कार्बन मोनोऑक्साइड CO ओनली। ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO ओनली CO। देखिए ये दोनों जो है आपका ये रॉन्ग हो जाएंगे। बायोगैस में खासकर दो चीजें पाई जाती हैं, एक आपका मीथेन जो कि 75% या लमसम मीथेन 75% होता है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO पाया जाता है, CO2 दूसरे नंबर पे जो कि 25% होता है, बहुत ज्यादा 50% तक हो सकता है। तो ये दोनों ट्रू है इसमें बायोगैस वाली कंडीशन में। अच्छा, आदिकर्म योगी बीटा वर्जन, आदिकर्म योगी बीटा वर्जन ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? सवाल यह है कि आदिकर्म योगी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? जुगल राम ओराम, क्या नाम है ट्राइबल मिनिस्ट्री का? जुगल राम या जुगल राम ओराम। हमारा सवाल है कि आदिकर्म योगी यह है आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री का, ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो आदिकर्म योगी बीटा वर्जन एक तरह से ये स्किल डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है, और ऐसे पर्सनल तैयार किए जाएंगे जो जा करके वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। तो उसके लिए आदिकर्म योगी यानी कि लोगों को योगफुल योग्य बनाया जाएगा उनके कर्म को। तो ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल के थ्रू कुछ ऐसे ट्रेंड लोगों को भेज करके। तो ये जुगल राम ओराम मुझे लगता है कि ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही ये अनाउंस किया था या स्टार्ट किया था आदिकर्म योगी बीटा, जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है। अच्छा, देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अगला है हमारा, कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कॉन्क्वेस्ट का सीक्वेंस सेट करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले नंबर पे कहाँ गया, दूसरे नंबर में कहाँ गया? देखिए इसमें तो जो दिया हुआ है वही मैं लिख देता हूँ, रणथंभौर। दूसरे नंबर पे ये आपका जो है जैसलमेर इसमें दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे वरंगल है, वरंगल दिया हुआ है इसमें। चौथे नंबर पे चित्तौड़ है। आपको क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो पहले नंबर पे ये जैसलमेर गया था 1299 में। इसने गुजरात में जब अटैक किया था तो वहां पे मलिक काफूर इसको हाथ लगा, एक गुलाम जो है नौकर जो ब्लैक यानी कि अफ्रीकन था, और उस गुजरात वाले अटैक से जब वो वापस आ रहा था तो वही साइड में हट करके कुछ जैसलमेर पे इसने अटैक किया था। तो ये पहला इसका हो जाएगा जैसलमेर 1299 में। उसके बाद दूसरे नंबर में रणथंभौर पे किया, 1301 में रणथंभौर है। चित्तौड़ में 1303 है। वरंगल में इसने 1309 या 1310 के आसपास इसने किया था। तो ये जैसलमेर पे जब गुजरात से फतेह करके रिटर्न हो रहा था तो ये 1299 में इसी टाइम पे जैसलमेर में अटैक किया। उसके बाद रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़ में 1303 में और वरंगल में 1310 में। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया, अगला सवाल क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं यूपी के, पहले आसान हुआ करते थे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन नॉर्थ, देखिए इन नॉर्थ इंडिया देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालयन रीजन। पहला स्टेटमेंट यह है कि ह्यूज पॉसिबिलिटी इन हिमालय, ये सही है। हिमालय में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी या चांसेस हैं। अगला सवाल क्या है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज हिमालय सिचुएटेड इन देयर नॉर्थ लाइज इन बाउंड्री ऑफ नेपाल।
मतलब कि ईस्ट यूपी एंड बिहार इसको हार्वेस्ट या हार्नेस नहीं कर सकते, इस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईस्ट यूपी और बिहार उसके नॉर्थ में नेपाल पड़ता है, इसलिए नेपाल ही उससे फायदा ले सकता है और ये लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं उससे, या ये एरियाज, जिसके कारण तो ये दोनों सही है इसका स्टेटमेंट। तो बोथ आर करेक्ट। ह्यूज पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल इन हिमालय फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ट्रू है, नॉर्मल है, जनरली लोग जानते हैं, पढ़ते भी रहते हैं कि बहुत सारे रिवर हैं, पेरेनियल रिवर भी है और आइस मेल्ट होता रहता है, सालों भर वाटर फ्लो है, वो ऑप्शन है। और रिवर जो है उसको रोक कर करके या उसको डाइवर्ट करके कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी बनाया भी जा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा पोटेंशियल को हार्वेस्ट नहीं किया जा सका। उसके कारण क्या है कि मेनली नेपाल पड़ जाता है और ये एरियाज काफ़ी दूर में आ जाते हैं, तब तक रिवर प्लेन एरिया में एंट्री कर जाती है, जहाँ पे फ्लो जो है कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो ग्रेडियंट है 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है कहीं पे भी पूरे प्लेन एरियाज में रिवर्स की। जबकि हिमालय से गिरती है तो उसमें थ्रस्ट यानी कि फोर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो ऊंचाई से गिर रही होती है। तो रन ऑफ द रिवर भी छोटे छोटे हाइडल प्लांट भी बनाए जा सकते हैं हिमालयन उसमें। अच्छा, देवी पाटन डिवीजन के बारे में बातें की गई हैं। अगला 32 क्वेश्चन क्या है? देवी पाटन, देवी पाटन डिवीजन जो है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है? बस्ती दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे इन्होंने बहराइच दिया हुआ है और थर्ड नंबर पे बलरामपुर दिया हुआ है, ठीक है। और गोंडा, श्रावस्ती इन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, देवी पाटन, देवी पाटन एक मठ है, एक धार्मिक स्थल है, पैलेस है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है तुलसीपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के तुलसीपुर में एक मठ है, उसका नाम है देवी पाटन। उस मठ या उस धार्मिक स्थल के नाम पे एक कमिश्नरी बनाई गई, एक मंडल बनाया गया, उस मंडल का नाम रखा गया देवी पाटन डिवीजन। इस देवी पाटन डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो गोंडा में है। इस देवी पाटन डिवीजन का हेडक्वार्टर गोंडा में है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बस्ती नहीं है, इसमें बस्ती खुद एक तरह से वो है, कमिश्नरी है या मंडल है, तो बस्ती नहीं है। हाँ, बहराइच आएगा इसमें, बलरामपुर आएगा इसमें, गोंडा इसमें है और श्रावस्ती है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है देवी पाटन मंडल या देवी पाटन डिवीजन या गोंडा डिवीजन ऑफ है, देवी पाटन डिवीजन ऑफ गोंडा, जो भी कह लीजिए, क्योंकि गोंडा में हेडक्वार्टर है इस डिवीजन का या इस कमिश्नरी का। तो ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, ये चारों ही ओनली पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका, देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। देखिए, हाँ, स्टेट फॉर्मेशन की बात कही गई, कौन सा स्टेट पहले बना, कौन सा स्टेट बाद में बना। तो पंजाब हरियाणा ये 1966 में है, उसके बाद अरुणाचल 1987 में है, नागालैंड आपका 63 में है, सिक्किम 75 में है। तो ये नॉर्मल लोगों को याद भी रहते हैं और ये पता भी होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर साल इस तरह से कुछ यूनिक क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता ही रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ, तो पंजाब का कब फॉर्मेशन होता है? पंजाब 1966 में बनाया गया था पंजाब को। और दूसरे नंबर में आपका जो है अरुणाचल है, अरुणाचल 1987 में बना है। और नागालैंड ये 1963 में बनाया गया था। और आपका सिक्किम है, सिक्किम आपका 1975 में। 1974 में सिक्किम जो है एसोसिएट स्टेट का रुतबा दर्जा दिया गया था, जबकि 75 में फुल फ्लेज स्टेट बना है। तो पंजाब 1966 में, अरुणाचल 1987 में और आपका नागालैंड 1963 में, सिक्किम 1975 में। अच्छा, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन कंट्री। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपी जो है पोटैटो के प्रोडक्शन में लीडिंग है, लीडर है। अगला क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो साउथ एशिया
रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो। यहां पे ऑप्शन में इन्होंने अलीगढ़ दिया है, अलीगढ़ दिया है, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, यूपी इज द लीडर ऑफ पोटैटो, अप्रोक्सीमेट 30% इंडिया का पोटैटो यूपी में ही पैदा होता है। दूसरे नंबर में मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल है। अच्छा, साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो, ये आपका अलीगढ़ में बनाया गया, तो ये तो सही हो गया। ये गलत है, ये अलीगढ़ में नहीं बना है, ये आगरा में बना है। साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो, ये आगरा में बनाया गया है, अलीगढ़ में नहीं। आगरा में क्यों बनाया गया? जो एक प्रोडक्ट है वो ताश के नाम से एक ब्रांड है, जाना जाता है, वो पोटैटो ही है। पोटैटो क्या है? ताश के नाम से ब्रांडिंग यूपी गवर्नमेंट ने की है। आगरा जो है पोटैटो का एक तरह से मार्केट है, और जो उसके एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज, वहां पे पोटैटो बहुत पैदा होते हैं, जैसे फर्रुखाबाद और आगरा बेल्ट। कौन मेन प्रोड्यूसर यूपी का डिस्ट्रिक्ट है? फर्रुखाबाद एंड आगरा, मैनपुरी, जो इटावा, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सराउंडिंग एरियाज, वहां पोटैटो बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। मेन फार्मर का जो है क्रॉप ही पोटैटो प्रोडक्शन है, और एक तरह से ये इनके लिए कैश क्रॉप है। तो ये आगरा है, ये अलीगढ़ वाला गलत है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? असेंडिंग और बेसिक देयर एरिया। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट पूछा हुआ, बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि स्टेट जो है एरिया वाइज, हाँ, एरिया वाइज कौन कौन से स्टेट जो है सबसे बड़े हैं, कौन से सबसे छोटे हैं। तो एरिया में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है आपका हिमाचल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश एरिया के हिसाब से 18वें नंबर का इंडिया का स्टेट हो जाएगा। उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड आपका 19वें नंबर का स्टेट है एरिया के हिसाब से। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, पंजाब, पंजाब आपका 20th नंबर है, और आपका यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा 22 है। इसी में JNK वगैरह भी आ जाता है, लेकिन अब वो तो यूटी बन गया, पहले स्टेट था तो इसी में आता था कहीं। देखिए, स्टेट जो है आपका एरिया वाइज, पहले नंबर पे स्टेट सबसे बड़ा अगर इंडिया का कोई होगा तो वो मुझे लगता है कि राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ये सीक्वेंस। ऐसे इसी सीक्वेंस में पहला जैसे राजस्थान हो गया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। तो हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर के सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तराखंड आपका 19वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है। पंजाब आपका 20th नंबर पे 20 नंबर का सबसे बड़ा है। हरियाणा 22वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है। ये सीक्वेंस होगी। देखिए, एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज यूज्ड एज ए मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर। क्वेश्चन क्या है? एक एलॉय के बारे में है कि एक एलॉय जो है टीन का है और किसका है? टीन एंड लीड का। वो जो है आपका यूज होता है फ्यूज मटेरियल के। एन एलॉय जो है, क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का। एलॉय है टीन एंड लीड का, इसके बारे में क्वेश्चन है। वो यूज होता है एज ए फ्यूज मटेरियल। किसके लिए यूज होता है? ये फ्यूज वायर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है? एलॉय ऑफ लीड एंड टीन हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। जो रीजन है, जो एलॉय है ये आपका टीन एंड लीड का, ये हायर मेल्टिंग पॉइंट है। हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये रॉन्ग है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां ट्रू हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। जो एलॉय टीन का जब हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा और वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का। ये जो फ्यूज वायर होता है, इसका मतलब यही होता है कि कहीं पे ओवरलोड हो जाए या कहीं ऐसी अननेसेसरी चीजें या घटनाएं घटती हैं, तो ये एक ऐसा एलॉय से टीन और लीड से बना देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लीस्ट या बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्होंने? हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा रीजन।
असर्शन इसका ट्रू है। ये एलॉय जो होता है वो इसी का बनता है, और इसको पता नहीं कंसोल्डियम या ऐसे कुछ उसका नाम भी है, स्पेशल कोई टर्म भी है इसके लिए। देखिए स्टेट और हाईएस्ट पीक है। अगर हम देखते हैं कि 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है उसको दोदा बेटा कह सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है राजस्थान है, राजस्थान में जो हाईएस्ट पीक है उसको गुरु शिखर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका नागालैंड है, नागालैंड पे जो हाईएस्ट पीक है उसको सरामती कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट पीक है उसको हम धूपगढ़ कह सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये बहुत कॉमन है। दोदा बेटा तमिलनाडु में पड़ता है, राजस्थान में गुरु शिखर अरावली पे, नागालैंड पे सरामत जो है ये क्या कहते हैं सरामती पीक है हाईएस्ट, और मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ पीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑपरेशन ब्रह्मा, ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में लॉन्च किया था ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड किया जाए। अर्थक्वेक आया था कहीं पे, उसका नाम म्यांमार था। तो इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा किसके सपोर्ट में गया था, म्यांमार के, मतलब कि म्यांमार के लिए गया था। क्यों गया था, अर्थक्वेक, इंडिया ने अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, वहां पे उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से एक डेलीगेशन या कुछ ऐसे सपोर्ट सब्सटेंसेस भेजे थे। और ये अर्थक्वेक कहाँ आया था, म्यांमार में आया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा उसका नाम रखा गया था उस ऑपरेशन का। नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू म्युनिसिपैलिटीज व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है, म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया है। द एलिजिबल एज टू बी मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज 25। पहला स्टेटमेंट में इन्होंने जो एज दिया है वो दिया है 25 साल। दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने दिया हुआ 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द म्युनिसिपैलिटी इज रिजर्व्ड फॉर वीमेन। देखिए वीमेन रिजर्वेशन की बात कही गई है, वीमेन रिजर्वेशन की बात कही गई है 1/3। कौन सा सही है, देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में जो एज है, मिनिमम एज, ये आपका 21 साल होता है, चाहे म्युनिसिपैलिटी का कोई चुनाव लड़ना चाहे या पंचायती राज का। इंडिया में म्युनिसिपैलिटी का या पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज जो संविधान में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 21 साल दिया गया है, ना कि 25 साल। 25 साल रॉन्ग हो जाएगा। 25 साल जो एज दिया गया हो वो एमपी यानी कि लोकसभा के एमपी के लिए दिया जाता है। वीमेन रिजर्वेशन 1/3 दिया गया है, ठीक है, ये ट्रू है, ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, क्योंकि 243 जो आर्टिकल है उसका टी, 243 का टी, 243 आर्टिकल का टी, वो वीमेन रिजर्वेशन के बारे में बातें करता है, या रिजर्वेशन के बारे में, SC ST वीमेन सबके बारे में 243 का टी जो है बारे में बातें करता है। 243 का डी फॉर दिल्ली, ये आपका पंचायती राज में रिजर्वेशन के बारे में बातें करता है। तो यहाँ पे 243 का टी, वीमेन रिजर्वेशन 1/3 होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी, हाँ मतलब ये दिया हुआ है कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ बंगाल, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, प्रैक्टिस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने स्टार्ट किए, कुछ वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और उनका वो दिया हुआ है, जो भी मतलब कि वाइसराय या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिससे परमानेंट सेटलमेंट ये कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस का ही इनिशिएटिव था ये परमानेंट सेटलमेंट वाला। और इसके अलावा जो है सती को खत्म करने के लिए बेंटिंग ने काम किया था, बेंटिंग को जाएगा। और उसके अलावा जो है बंगाल पार्टीशन, बंगाल जो पार्टीशन है वो आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। कर्जन ने बंगाल पार्टीशन की बात कही या कराई थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नहीं है, ये डलहौजी का कारनामा था। देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है आपका कॉर्नवालिस ने, सती खत्म करने की जो बात थी वो बेंटिंग के द्वारा, और बंगाल पार्टीशन ये कर्जन के द्वारा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा।
नेक्स्ट, फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम करो। देखिए हाँ, क्रिप्स मिशन कब आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सवाल क्या है, 41 नंबर का, क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन जो नहीं है वो कब आया था, 1942 में आया था। उसके अलावा जो कैबिनेट मिशन, हाँ कैबिनेट मिशन, ये 1946 में आया कैबिनेट मिशन। फिर आपका शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये आपका 25 जून से लेकर के 16 जुलाई 1945 में। और वेवेल प्लान, वेवेल प्लान आपका 14 जून 1945 में हुआ था। तो वेवेल प्लान आपका 14 जून 1945 में हुआ था। अब इससे क्लियर हो जाती है चीजें। देखिए क्रिप्स मिशन 1946 में आया था, सिंगल पर्सन डेलीगेशन था ये। कैबिनेट मिशन प्लान में जो है क्रिप्स साहब भी आए थे और 1946 में हुआ था ये। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है आपका, उससे पहले वेवेल प्लान आया था 14 जून 1945 को। और उसके बाद 1945 के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून से शुरू हुआ था, 16 जुलाई तक चला था 1945 में। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 42 नंबर का, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। हाँ, लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट से ये मतलब कि सबमिट करते हैं, सही है। तो ये सबमिट किसको करते हैं साहब रिपोर्ट अपना, तो लोकसभा। तो ये सही हो जाएगा, या लोकसभा के स्पीकर को या लोकसभा को, सही हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। अब पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है इसमें मेंबर्स कितने हैं, इसमें एक तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, एक आपको राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं इसमें वो कितने हैं और राज्यसभा के कितने हैं, ये आपका इसमें 15 मेंबर इसमें होते हैं और 7 मेंबर इसमें होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं इसमें, सॉरी 22 मेंबर, 22 मेंबर जो है इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं। इसमें 15 मेंबर लोकसभा से, 7 ही मेंबर आपके राज्यसभा से होते हैं। इन्होंने ऑप्शन में जो है 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा दे दिया था, तो इनका ये ऑप्शन जो 15 वाला था ये रॉन्ग है, क्योंकि राज्यसभा से हमने क्या देखा, 7 मेंबर ही होते हैं, टोटल मेंबर ही 22 होते हैं। अच्छा, अगला सवाल क्या है कि गैसेस लाइटर देन एयर। हाँ, अगला क्या है, गैसेस, कौन सी गैस लाइट है किससे, एयर से। तो कौन सी गैस हल्की है, हवाओं से। हवा से कौन कौन सी गैस हल्की है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इन्होंने दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है इन्होंने नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इन्होंने सल्फर दिया हुआ है, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। तीसरे नंबर पे हीलियम है, ओनली हीलियम ही खाली हल्की है, बाकी ये दोनों जो गैसेज हैं वो हैवी हैं, हैवी देन या हैवियर देन एयर, हैवियर देन एयर। एयर से हैवी है हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि हीलियम ही सिंगल गैस है जो कि हल्की है, लाइट है, किससे, एयर से। अटल टनल के बारे में अगला सवाल हमारा है, अटल टनल के बारे में। अटल टनल स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। देखिए दुनिया का सबसे लंबा जो है, लॉन्गेस्ट यानी लंबा हाईवे टनल अटल टनल है। हाँ, ये बात सही है। दिस टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय। कहां पे बनाया गया था, पीर पंजाल ऑफ हिमालय। हाँ, ये भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए अटल टनल दुनिया का सबसे लंबा टनल है, ऊंचाई पे, हाई मतलब कि सबसे बड़ा ऊंचाई पे, एक खास ऊंचाई पे, ये मिडिल हिमालय पे है। किस पे है, मिडिल हिमालय, जो कि पीर पंजाल मिडिल हिमालय में आता है, उस पे है। ये पीर पंजाल में ईस्टर्न पीर पंजाल पे है, ईस्ट पीर पंजाल पे ये अटल टनल है।
ये आपका मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है, मनाली को लेह लद्दाख से, इसलिए ये पीर पंजाल के ईस्टर्न में है, ईस्टर्न पीर पंजाल पे ये लोकेटेड है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। देखिए, ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगला सवाल हमारा क्या है, ओजोन लेयर ये शील्ड करता है अल्ट्रावायलेट से, धरती को बचाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये ट्रू है। ओजोन डिप्लेशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन जो नहीं है, ओजोन डिप्लेशन ये किससे संबंधित है? सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोथ आर ट्रू, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। बहुत ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। Which of the following countries are not a member of the Gulf Cooperation Council? देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से नहीं हैं? ईरान और इराक इसमें मेंबर नहीं है। कौन नहीं है? ईरान एंड इराक, ये दोनों मेंबर नहीं है किसके? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के। इसके जो मेंबर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सऊदी हो जाएगा, और सऊदी के बाद जैसे देखिए कुवैत है, कुवैत, यूएई, कतर, बहरैन, ओमान। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरैन हो गया, ओमान हो गया। जबकि ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं हैं। ईरान और इराक इसके मेंबर नहीं है, बहरैन और कतर इसके मेंबर हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में सवाल है, क्या पीआईएल जो है रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने में सहायक है या जरूरी है? ये सवाल है। पीआईएल जो है क्या उससे रूल ऑफ लॉ पे प्रभाव कुछ पड़ता है? इस तरह से पहले इमेज क्या करिए, दिमाग में क्रिएट करिए कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये कह रहा है तो क्या इस तरह को थोड़ा सा ब्रॉड कर क्या करिए एग्जाम हॉल में ही, तो आसानी से हल होंगे इस तरह के क्वेश्चन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो क्या सवाल क्या है कि पीआईएल क्या रूल ऑफ लॉ के लिए, ठीक है, जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है पीआईएल भाई रूल ऑफ लॉ के लिए। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस और सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। रीजन में क्या देता है कि जो ये पीआईएल है ये वीकर सेक्शन को क्या देता है? जस्टिस प्रोवाइड करता है। और रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ में हम जानते ही हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब रूल ऑफ लॉ में आते हैं। उसके 3 मतलब मेन है। तो रूल ऑफ लॉ में लोगों का मतलब क्या है कि जस्टिस मिलना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक को खास कर जो जितने ज्यादा पुअर हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, तो उनको ये पीआईएल जो है सपोर्ट करता है जस्टिस प्रोवाइड करने में। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये पीआईएल से जो है रूल ऑफ लॉ उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। नंबर 1, जब रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो रूल ऑफ लॉ का पर्पस क्या है कि वीकर लोगों को जस्टिस मिल जाए। ये भी बात सही है, तो इसका एक्सप्लेनेशन सही है और ये करेक्ट मतलब की वो बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मेघदूत। हाँ, कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें क्या है? मेघदूत है। कालिदास पे क्वेश्चन है, 48 नंबर का क्वेश्चन। कालिदास है, उनकी बुक्स का क्या नाम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने? मेघदूत दिया हुआ है, मेघदूत एंड रघुवंशम। रघुवंशम। एक और टेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है, श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक ये आपका भारतरी हरिका की बुक है। भारतरी हरि। देखिए, श्रृंगार शतक जो है ये भारतहरि की टेक्स्ट है, ना कि कालिदास की। कालिदास की ये दोनों किताबें हैं, दोनों पुस्तक हैं, मेघदूत एंड रघुवंशम। तो मेघदूतम या मेघदूत एंड रघुवंशम ये कालिदास की पुस्तकें हैं, जबकि श्रृंगार शतक ये भर्तृहरि की पुस्तक है। अगला है क्या, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
बुलंद दरवाजा। दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनवाया। कहां पे बनवाया? फतेहपुर सिकरी में बनवाया। ये लोगों को पता है, ये बात सही है, 100% सही है। अकबर बिल्ड दिस मोन्यूमेंट्स टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। क्या अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था जहांगीर की पैदाइश की यादगार में? नहीं। इसका जो रीजन है, ये अजर्शन तो सही हो गया, रीजन इसका रॉन्ग है। इसमें रीजन ये कहा गया कि ये जो बनवाया था इन कमेमोरेशन यानी यादगार में, याददाश्त में, यादगार में किसके? बर्थ ऑफ सलीम या जहांगीर के पैदाइश के उपलक्ष्य में, पैदा होने की यादगार में, खुशी में क्या बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था? नहीं, गलत है। ये आपका गुजरात फतेह, गुजरात विक्ट्री के उसमें जो है बनाया गया था। बुलंद दरवाजा गुजरात विक्ट्री की मेमोरी में बनाया गया, उसकी याद में बनाया गया था, उसके सेलिब्रेशन में बनवाया गया था, गुजरात विक्ट्री के। क्योंकि ट्रेड रूट या एक्सटर्नल ट्रेड जो है या एक्सपोर्ट वगैरह का ऑप्शन खुल जाता है कोस्ट हाथ में आ जाने से, किसी भी किंगडम के। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पारादीप। हाँ देखिए, मतलब पोर्ट दिया हुआ है, पारादीप पोर्ट। पारादीप ये पोर्ट कहां पे पड़ेगा? आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा। पारादीप के बाद आपका टूटीकोरिन है। हाँ, टूटीकोरिन आपका जो है तमिलनाडु में पड़ता है। से बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो लोग कर ही सकते हैं। काकीनाडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अल्लापूजा ये आपका केरला में पड़ेगा। देखिए, पारादीप आपका उड़ीसा में है, टूटीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश आपका जो है काकीनाडा में है, और केरला में अल्लापूजा है। टाइम नहीं, वरना मैं मैप में इसको दर्शा करके कंप्लीट दिखाता। ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। जो हमारी अगली क्लास होगी, इसी का सेकंड पार्ट जो आएगा, उसमें 51 नंबर के क्वेश्चन से डिस्कशन किया जाएगा। और कट ऑफ के बारे में फिर से एक बार बातें कर लें। कट ऑफ ने हमने जो डिसाइड किया है 80 से लेकर के 82 जो है जीएस पेपर में, जो कल अभी यानी कि यूपी पीसीएस का जो प्री हुआ है, उसमें 2025 वाले में कितनी कट ऑफ जाएगी? 80 से 82 के बीच में जाने की संभावना है। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।